नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस राइडर पलामू डाल्टनगंज पर में। और ये आप देख रहे हैं इतिहास का अध्याय 3 और टॉप 50 एमसीक्यू आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं, और जिसका क्लासेज शुरू हो रहा है एग्ज़ाम 2026 को लेके। पहला क्वेश्चन, वीएस सूक्तंकर कौन थे? आप उसका आंसर दीजिएगा। तब तक दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितना वर्ष लगे? तो 47 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। संस्कृत ग्रंथों में कुल कितने शब्दों का प्रयोग के लिए किया जाता था? तो कुल शब्दों का प्रयोग संस्कृत में किस के लिए किया जाता था? स्थान के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए। तो ये कुल जो है ये क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। संस्कृत ग्रंथों में कुल का प्रयोग जो किया गया है, आप अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो। तो ये कुल जो होता है परिवार के लिए कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती थी? रूढ़िवादिता, मातृवांशिकता, पितृवंशिकता, या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके साथ सामने हैं, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या है आपका कमेंट। और दोस्तों ऑफलाइन क्लास के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप या आपके कोई भाई बहन पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सक्सेस राइडर पलाम। तो आंसर हो जाएगा पितृवंशिकता, यानी कि मेल। आप देख सकते हो पौत्र भी मेल है, प्रपौत्र भी मेल है, पिता भी मेल है, पुत्र भी मेल है। तो यहाँ पे पुरुष की बात हो रही। पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। आप देख के बताओ, इससे आसान तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। कमेंट करते रहो, कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। बिल्कुल सही जवाब महाभारत। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ है, उसका चित्रण किया गया है। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित हैं? 4 विकल्प हैं, कुरु, वज्जी, गण, इनमें से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरु सही जवाब हो जाएगा। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? अगर कोई भी गोत्र से बाहर ब्याह करता है, अपने गोत्र से बाहर ब्याह करता है, तो क्या कहलाएगा? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह, इनमें से कोई नहीं। गंधर्व विवाह को पता होगा कि आज के डेट में उसको लव मैरिज कहा जाता है, तो ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए जो होगा ये सही होगा। गोत्र के अंदर विवाह ठीक उसके अपोजिट हो जाएगा। तो अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाएगी? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह। बिल्कुल सही, अंदर विवाह होगा। ऑप्शन बी लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय संहिता किसका पुराना नाम है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, नॉन ऑफ दीज। कमेंट नाउ। बिल्कुल सही, महाभारत सही जवाब होगा, और ऑप्शन सी पे लॉक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति दी गई है? तो 8 प्रकार का विवाह है। आपको इसका सब्जेक्टिव भी याद कर लेना है, क्योंकि विवाह का क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है जैक बोर्ड में। 8 प्रकार के विवाह हैं। कौन कौन है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, कुछ विवाह का नाम मैं तो बोलूँ तो देख भी दे सकता हूँ आपको। पिशाच विवाह, बहुत सारे 8 प्रकार के विवाह हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह। आप 8 का कमेंट करके बताएं। ठीक है, कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। 8 प्रकार के विवाह तो हैं जरूर, लेकिन इसमें सही कितने प्रकार माना गया? तो 4 प्रकार के माना गया सही। पिशाच विवाह, ये सब जो लास्ट वाले हैं वो गलत माने गए हैं, गलत तरीके से माने गए हैं। ठीक है, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह है, ये सब गलत माने गए हैं। 4 विवाह इसका सही है, 4 को गलत माना गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और एक और तो कौन सा विवाह था जी? हाँ, तो आप उसको कमेंट करके बताएं। 3 विवाह का मैंने नाम बता दिया, चौथे कौन से सही होंगे आप बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? मनुस्मृति का संकलन जो है इसको कब किया गया है, इसका जवाब आप देंगे 200 BC से 200 AD, 300 BC से 300 AD, 400 BC से 400 AD, और नॉन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके सामने है। BC मतलब क्या होता है और AD मतलब क्या होता है वो पता ही है। AD मतलब ईसा, और
BC मतलब ईसा पूर्व। तो चलिए आप आंसर दीजिए। आप कमेंट करते रहोगे, ठीक है। प्रत्येक गोत्र फिर इन ब्लैंक्स के नाम पे होता है। किसके नाम पे गोत्र होता था? वैदिक ऋषि के नाम पे। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए आपको भाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवाहन शासक फिल इन द ब्लैंक्स भारत पर शासन करते थे। तो सातवाहन शासक भारत में किधर शासन करते थे? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, या कहीं नहीं? क्या है आप इसका आंसर? बिल्कुल आप समझ सकते हो, 4 ऑप्शन है। सही क्या होगा आप भारत के मैप के हिसाब से देख के बता सकते हो। तो दक्षिण भारत जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण होगा या पश्चिम होगा भाई? किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें कई लोग उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है? मैत्रायणीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो। और आजकल तो कोई यही का ज़माना है भाई, अब तो यही से भी देख के कर सकते हो। तो सही जवाब क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। किन राजाओं को भाई? कुषाण, शक, सातवाहन, बता दो। कमेंट नहीं आ रहा भाई, कमेंट करो, बता दो। कुषाण पे लॉक किया जाए, शक पे लॉक किया जाए, या फिर सातवाहन पे लॉक किया जाए? ये आप ये कहते हो कि चारों में से कोई नहीं है, सॉरी तीनों में से कोई नहीं है? जल्दी से कमेंट करो भाई। तो सातवाहन ऑप्शन सी सही होगा। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किया गया है। किस धर्म ग्रंथ में किया गया है भाई? उनके आदर्श आजीविका का उल्लेख माफ़ कीजिएगा, किसमें किया गया है? धर्मशास्त्र, या दोनों, या फिर हरियाणा? हरियाणा तो होगा नहीं भाई, ऑप्शन सी पे लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ये तो स्टेट का नाम है। चलो आगे बढ़ते हो, या इनमें से सभी भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखो मिलान करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म के आधार पे वर्ण का भी बंटवारा हुआ था। तो ब्राह्मण का काम क्या था? आप देख सकते हो इसमें यज्ञ करना, वेदों की शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम क्या था? तो बिल्कुल क्षत्रिय को काम न्याय करना होता था, लोगों को सुरक्षा देना होता था, प्रोडक्शन करना होता था। वैश्य जो होता था वो क्या करता था? तो वो कृषि व्यापार करता था। और शूद्र जो होता था वो तीनों वर्गों की सेवा करता था। तो ए का मिलान डी से हो जाएगा, बी का मिलान, सॉरी ए का सी से, बी का डी से, सी का बी से, और डी का ए से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो दैवीय व्यवस्था जो थी इसको प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो 4 वेद है, चारों के सामने है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करो। यानी कि वन व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए जो भी है। तो चलो, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। तो पुरुष सूक्त जो है, इसमें पुरुष सूक्त मंत्र है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद सही जवाब हो जाएगा। चांडालों के कर्तव्य की सूची में क्या मिलती है? जो चांडालों का जो कर्तव्य था वो किस सूची में मिलता है, किस में मिलता है? तो वेदों में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या फिर किसी में नहीं मिलता है? आपके पास विकल्प हैं और आप बता सकते हो कमेंट करके। चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांव से बाहर रहना सही है, फेंके बर्तन का इस्तेमाल करना भी सही है, लोहे के आभूषण पहनना भी सही है, यज्ञ में भाग लेना बिल्कुल नहीं, यज्ञ में भाग चांडाल नहीं लेते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सत्य नहीं है। तो यज्ञ में भाग लेना सत्य नहीं है। गाँव में से बाहर तो सत्य था, फेंके बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ये भी सत्य है, लोहे के आभूषण पहनते थे, ये भी सत्य है। तो यज्ञ में भाग लेना सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि एग्जाम्स तक काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं क्लासेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यह कथन किस चीनी भिक्षु का है? तो कोई छूत जाति का लोग होता था, उसको सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने का सूचना देना पड़ता था। ये बातें कही थी एक चीनी भिक्षु ने। ऑप्शन आपके पास 3 दिख रहे हैं, हेनसांग, फासियन और स्वेनतांग त्सांग। तो आप कमेंट कर सकते हो कौन सा होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं का भी एक ऑप्शन आपके पास होगा।
तो बताओ कौन कौन इतना महान हो सकता है भाई, आप कमेंट कर लो। स्त्री धन किसे कहा जाता है? स्त्री धन किसे कहा जाता है? अब भाई दहेज को तो स्त्री धन कह नहीं सकते हैं तो आप इसको कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। स्त्री धन का कमेंट में आप आंसर कर लो, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? नाम से लग रहा है संस्कृत की पुस्तक है, तो विष्णुगुप्त, पानभट्ट, पाणिनि और इनमें से कोई नहीं। संस्कृत की पुस्तक है तो आप समझ सकते हो इशारा मेरी किसकी ओर है। फिर भी आप कमेंट करो, स्क्रीन पे तो ऑप्शन दिख ही जाएगा। संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, तो आप कमेंट कर रहे हो क्या? कर लो भाई, एग्जाम्स करीब है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों और वैसे स्त्रियों की संस्कृति से कहीं अधिक डॉट 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 है। तो महाभारत में जो प्रयुक्त संस्कृत वेद हैं, तो उसमें स्त्रियों की संस्कृत से कहीं अधिक आसान है या कठिन है, ये बताना है। तो आपके मुझे तो लगता है कि सरल है, आप क्या कहते हो? इसका जवाब सरल होना चाहिए। फिर भी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका कमेंट आप ही कर दो भाई। यहाँ पे प्रयुक्त संस्कृत वेद स्त्रियाँ, तो स्त्रियों को यहाँ पे काट दो, इसको परिस्थितियों नहीं होता ना, टाइपिंग एरर है, स्त्रियों नहीं होगा। संस्कृत वेदों और परिस्थितियों की संस्कृत से कहीं अधिक है। अधिक सरल है कठिन है? स्त्रियों को काट दो, स्त्री टाइपिंग एरर था ना, ठीक है। इसको सुधार लेते हैं, प्रशस्तियों कर दो उसको, तो सरल होगा आंसर। ऑप्शन ए जो होगा उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। वेद का संस्कृत जो है ना वो थोड़ा कठिन था, तो महाभारत आसान है वेदों से। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आज के, तो कहीं जाओ मत, बने रहो और लाइक सब्सक्राइब कर दो। आख्यान में क्या होता है? देखो भाई, आख्यान में क्या होता है? उपदेश होता है, शिक्षा होता है, सामाजिक आचार विचार होता है, कहानियों का संग्रह। देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा है ना, कहानी का संग्रह होता है, तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और ऑप्शन हो सकता है तो आप दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ABCD 3 ऑप्शन, और चौथा भी है कि इनमें से कोई नहीं। आप अपना तैयारी बताते जाओ, आंसर तो आपको मिलेगा ही। और क्वेश्चन को लिखना ना भूलो भाई। 27 क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश क्या है, आप इसको कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये आसान प्रश्न है और आपको पता जरूर होगा। चलो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी? वैसे कुरुक्षेत्र मैं आपको हिंट कर देता हूँ, कुरुक्षेत्र एक ही वर्ड हिंट कर रहा हूँ, अब आप समझो कि कुरुक्षेत्र से इसका आंसर क्या हो सकता है। महाभारत की मूल कथा में रचयिता कौन थे? पार्थसारथी, सूत, व्यास जी, या फिर ए और बी दोनों? तो आप समझो कि ए और बी दोनों होगा क्या? महाभारत की मूल कथा के रचयिता होगा? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे भाई। तो मैं कमलेश पांडे, सक्सेस राइडर प्लामो से बोल रहा हूँ, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और उम्मीद करते हैं कि आपने तैयारी करी होगी और कमेंट में आंसर भी दोगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। पार्थसारथी और सूत जो हैं, इन्होंने मूल कथा की रचना की थी। तो व्यास जी का टिक मारना की गलती मत करना। श्री कृष्ण को फिल इन द ब्लैंक्स का रूप बताया गया। श्री कृष्ण किसके रूप बताए गए हैं? इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। सामने आंसर है, आसान आंसर है, तो फिर आपको देरी किस बात की, आप कमेंट कर दो। श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बता दो भाई। बिल्कुल, भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत का रचयिता कौन है? तो देखो, पिछले में मैंने आपको बताया था ए और बी दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। यहाँ साहित्यिक परंपरा में महाभारत का रचयिता कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि बी या सी। तो सी, व्यास जी जो होगा, ये सही जवाब हो जाएगा। देखो दोनों में फ़र्क है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया गया था? ये जो हस्तिनापुर है, यहाँ इस गांव का उत्खनन
खुदाई कब किया गया था? तो 1951-52 यानी कि आज़ादी के चौथे साल में की गई थी ठीक है। किसने की थी भाई? ये भी तो आपको जानना होगा। तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, एस.एन. राव, बीबी लाल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बहुत आसान है। त्रिपिटक हिंदू धर्म से तो नहीं है भाई, जैन, बौद्ध, इनमें हिंदू, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कर दो, मैं देखूँ, मैं भी तो देखूँ। चरक संहिता किसका वर्णन है? चरक संहिता किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? धर्म से, संस्कृत, व्याकरण से, आयुर्वेद से। अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। चरक संहिता में क्या होगा? धर्म तो होगा नहीं, संस्कृत का व्याकरण होगा नहीं, संस्कृत व्याकरण का तो पाणिनि लेखक है। ठीक है। तो चरक की संहिता क्या होगी? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। एकलव्य की कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? एकलव्य की कथा याद होगा ना, वो द्रोण वाला, द्रोण का शिष्य जो था, महाभारत। बहुत बढ़िया। धर्मसूत्र का संकलन कब हुआ? धर्मसूत्र का संकलन कब हुआ भाई? कमेंट करो। 36 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इंतजार करते हैं आपके कमेंट का। ठीक है, वेट करते हैं। हिंट मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, 3rd चैप्टर में। चलो, पुराणों का संकलन कब हुआ? एक और क्वेश्चन आ गया 37 नंबर। तो यहाँ भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। वाणिक शब्द का प्रयोग कब हुआ है? किसके लिए हुआ है भाई? वाणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कारीगर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, अधिकारी के लिए? ये आपको बताना पड़ेगा। ये वाणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वाणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। 4 विकल्प आपके सामने हैं। बीबी लाल को हस्तिनापुर में आबादी के कितने स्तर के साक्ष्य मिले थे? तो जब हस्तिनापुर की खुदाई बीबी लाल ने की थी, तो उनको आबादी के कितने स्तर के, कितने लेवल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? 4, 5, 6, 9 नब्दीज। ये ऑप्शन है, तो 5 प्रकार के मिले थे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था भाई? बहुत आसान है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत कहाँ पे? बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, नॉन ऑफ देज। कमेंट्स नाउ, कमेंट करो भाई, कमेंट। कुरुक्षेत्र में हुआ था, बहुत आसान था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? ये तो आसान है, हलवा बता दो। अब इतना हलवा भी नहीं देगा तो क्या देगा? इतिहासकार किसी ग्रंथ में विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं? कोई भी विश्लेषण होता है हिस्ट्री का, किसी ग्रंथ का, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो भाषा देखते हैं, लिखने का काल देखते हैं, रचयिता देखते हैं, सभी देखते हैं। तो सब कुछ देखेंगे ना भाई, एक से क्या होना है? सब कुछ देखा जाएगा, वो किस भाषा की है, किस काल की है, और उसका राइटर कौन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक से तो पता चलेगा नहीं ना। हिस्ट्री को जानने के लिए तो आपको पूरा जानना होगा। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अब देखो यार, जाति के शब्द का प्रयोग जो आज किया जाता है ना, कि आप उसका फलाने जाति को, फलाने जाति को, लेकिन संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें आपके पास है। तो बांधो, समझ गए, भाइयों के लिए किया जाता था। शंका को दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें संस्कृति भाषी मतलब समझा जाता था। किसको भाई, किसको शंका की दृष्टि से देखा जाता था? किन्हें असंस्कृत भाषी और मलय समझा जाता था? दलितों को, क्षत्रियों को, यावर पशुओं को। मतलब कुछ मलेच्छ का मतलब यहाँ पे है हीन दृष्टि से देखना। ठीक है, किसी को गंदे नजर से, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, बुरे नजर से देखो। तो यावर पशुपाल को कैसे देखा जाता था ना, उनको मलेच्छ कहा जाता था। आज भी घर में आपको कहा जाता था कि एकदम मलेच्छे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। गोत्र के 2 नियम बताइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसका पर कमेंट करना है। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं कि गोत्र के 2 नियम क्या हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इसको कमेंट करके बताओ कि गोत्र के 2 नियम क्या हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें, और लगातार कमेंट करते रहें। मज़ा आने वाला है आपको सक्सेस राइडर प्रोमो के चैनल पर। बहुत दुख के साथ है कि पुराना चैनल तो किसी कारण से बंद हो चुका है, लेकिन इस चैनल में भी आपको पूरा पिछले साल की तरह हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जाति किस पे आधारित थी भाई? जन्म, कर्म, योग्यता पर। तो जाति जन्म पर आधारित थी। ठीक है, कर्म पर। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है?
बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है बॉस। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, लाखों श्लोक है इसमें। ठीक है, 1 लाख श्लोक है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन कैसा हो गया? नए नगर जब उद्भव हुए तो सामाजिक जीवन कैसा हो गया? सरल हो गया, कठिन हो गया, कोई असर नहीं पड़ा, या फिर कुछ और आप सोच रहे हो? तो जब नए नगर बनेंगे तो सामाजिक जीवन कैसा हो जाएगा बता दो। सोशल लाइफ कैसा होगा? जटिल होगा। ठीक है। वन और जाति में किसकी संख्या अधिक थी? वन और जाति में किसकी संख्या अधिक थी? समझ ही रहे हो इशारा। वन, 4, जाति निश्चित नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मूल महाभारत का रचयिता कोई एक था? क्या मूल महाभारत का रचयिता कोई एक था? इसी वीडियो में मैंने इसका जवाब दिया था, और आप लास्ट क्वेश्चन का कमेंट करते जाना। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से आप जवाब दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो। मिलते हैं अगले क्लास में।